नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खनम शेरवानी। दिल्ली में शुरू हुए विश्व सूफी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और उद्घाटन के बाद कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है। वर्ल्ड सूफी फोरम के दौरान उन्होंने कहा कि सूफीवाद यानी सूफिज्म दरअसल शांति, सहअस्तित्व, करुणा, समानता और वैश्विक भाईचारे का नाम है। आज चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि सूफी संस्कृति और सूफी मत भारत में इस वक्त किस रूप में मौजूद है। 21वीं सदी के भारत में सूफीवाद का आखिर स्थान क्या है। जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, धर्मांधता है, धार्मिक उन्माद है, असहनशीलता है, जिस दौर से भारत गुजर रहा है, ऐसे में क्या सूफिज्म या सूफीवाद का रोल क्या होना चाहिए, क्या इससे कुछ मदद हो सकती है और राजनीति खासकर सूफीवाद का क्या कुछ इस्तेमाल करती नजर आ रही है। खास मेहमानों के जरिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती हैं, कुलपति हैं भारतीय श्री पीठम के। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक और सूफ़ी स्कॉलर हैं और उसके साथ साथ फाउंडर हैं सूफ़ी पीस फाउंडेशन के। और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि देश और दुनिया की तमाम राजनीति पर नज़र रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद इरफान साहब, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूँ, ये बताइए कि सूफीज़म इस वक्त भारत में जिस तरह से नज़र आ रहा है, आप उसे किस तरह से देखते हैं। 1000 साल पहले का इतिहास है सूफीज़म का, पूरा 1000 साल का सफ़र तय करके अब पहुंचा है 21वीं सदी में। क्या जगह देखते हैं आप सूफी मत की, सूफीवाद की? देखिए, 1000 साल की आप अगर इतिहास को देखें तो आज का सूफीज़म पिछले बरसों का जो सूफीज़म था उससे बहुत अलग है। और ये हिंदुस्तान का सूफीज़म नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की सूफीज़म की बात कीजिए। पाकिस्तान में सूफीज़म का क्या हाल है और हमारे यहाँ खुद सूफीज़म कितना रेलेवेंट है, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जो जिनसे हमको दो चार होना चाहिए। अब जो प्रोग्राम कल जैसे हुआ, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, उसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। बहुत से सूफ़ी हैं जिन्होंने बहुत सी संस्थाएं बना रखी हैं और मैं उसके कोई खिलाफ कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसकी अहमियत कितनी है, वो मैसेज कहाँ तक पहुँचा पाएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों तक, इस पर बहुत से सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि सूफीज़म जो है वो उसका एक बड़ा मार्जिनल रोल है समाज में। इस्लाम के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ बरसों में चेंजेस आई हैं, उसमें सूफीज़म काफ़ी मार्जिनल दिखाई देता है। जी, आप ये कह रहे हैं कि सूफिज्म फिलहाल आपको हाशिए पर नजर आता है। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या सूफिज्म का इस्तेमाल जिस तरह की हिंसक वहाबी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो पूरी दुनिया में फिलहाल फैल रही है, क्या उसको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल और मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, ज़रूर। हफीज़ साहब, ये बताइए फिलहाल की जिस तरह से जिक्र हो रहा है, अभी फिलहाल कह रहे हैं सैयद इरफान हबीब साहब, ये क्रिटिसिज्म करने वाले पहले शख्स नहीं हैं कि कहीं ना कहीं सूफिज्म जो है उसे राजनीति से, सियासत से दूर रखना चाहिए था। ये 3 दिन का प्रोग्राम जिसमें पूरी दुनिया से सूफी आए हैं, हालांकि यही बात जो है वो कल्चरल जो फेस्टिवल हुआ था उसके लिए भी कही जा रही थी बात, जो श्री रविशंकर के जरिए हुआ था। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कल्चर, सूफिज्म, भक्ति, इन सब में राजनीति को जो है इनसे दूर रहना चाहिए? देखिए, बुनियादी चीज़ अगर हम सूफिया किराम की तारीख़ देखें तो जैसा अभी तारीख़दां इरफान साहब ने कहा कि 1000 साल पुराना, बल्कि तसव्वुफ़ 1000 साल पुरानी चीज़ नहीं है। तसव्वुफ़ उस वक्त से मौजूद है जब से ये दुनिया वजूद में आई है। जिस तरीक़े से हर चीज़ की 2 धाराएँ होती हैं, एक आइडियोलॉजी होती है, दूसरा उसका प्रैक्टिकल होता है। अगर इस्लाम में हम कुरान और हदीस को आइडियोलॉजी माने तो तसव्वुफ़ उसका प्रैक्टिकल है, सूफीज़म। इसी तरीके से जिस तरह इंसान के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक जिस्म है जो हमारा दिखाई देता है, दूसरी रूह है जो नज़र नहीं आती, लेकिन रूह ही असल हुआ करती है। जब तक जिस्म एक्टिव रहता है, जब तक ये रूह होती है। तो इसी तरह मज़हब की रूह का नाम तसव्वुफ़ है, सूफीज़म है। तो सूफिया के यहाँ पर जहाँ उसका सियासीकरण की बात है, उसे पॉलिटिसाइज़ करने की बात है, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि सूफिया इकराम की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं तो ये सूफिया इकराम वो हैं जिसमें हिंदुस्तान में आने वाले जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं इस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी साहब, उनके वालिद बादशाह थे वहाँ के। और जब उनके बादशाह बनने का वक्त आया तो उन्होंने बादशाहत को ठोकर मार दी और फ़कीरी का रास्ता इख्तियार किया और हिंदुस्तान में आए। जितने भी हम सूफिया इकराम की तारीख़ देखते हैं, उन्होंने हुकूमतों से, बादशाहों से दूरी इख्तियार की। मैं वही आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सत्ता और सूफीवाद
इनका क्लैश है आपस में जी, क्या? अब बुनियादी चीज़ क्या है कि सपोज ये करिए कि मैंने सूफीज़म को पढ़ा है तो मैं सूफी स्कॉलर तो हूँ, बट मैं सूफी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा किरदार जो है वो मुकम्मल वो नहीं है जैसा सूफिया किराम का किरदार था। अगर आज कोई मेरे एक गाल पे चांटा मारे तो मैं दूसरा गाल पेश करने वाला शायद इंसान नहीं हूँ। जबकि तसव्वुफ क्या कहता है कि दुश्मनी का जवाब भी मोहब्बत से दीजिए, प्यार से दीजिए, अखलाकियात से दीजिए, तहजीब से दीजिए, खुद भूखे रहिए और दूसरे को खाना खिलाइए। तो कहीं ना कहीं अब हम तसव्वुफ की बात तो करते हैं, सूफीज़म के हम स्लोगन्स तो लगाते हैं, बुजुर्गों के दरगाहों और आस्थानों पर जाकर सैल्यूट तो करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तालीमात भी उनके मकामात पर उनके फॉलोवर्स के जरिए ही डिस्ट्रॉय की जा रही हैं और उन्हें गुम किया जा रहा है। ठीक है, स्वामी सर्वानंद जी, ये बताइए फिलहाल कि क्या आप ये मानते हैं, दो तरह के विचार सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि सूफिज्म को, या जिसे भक्ति आंदोलन से भी हम जोड़ सकते हैं, या जिस तरह का कल्चरल प्रोग्राम हुआ, अगर उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कह सकें, ये जो धाराएं हैं इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन दूसरी सोच ये भी कहती है कि इनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीति का सहारा लेना ज़रूरी है, इनके प्रोपेगेशन के लिए, इनको ज़्यादा सर्कुलेट हो सकें, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, इसके लिए राजनीति की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, सूफ़ी जैसे अभी हमारे हफीज़ साहब ने कहा, हमारी आत्मा है, और आत्मा ना किसी राजनीति का सहारा लेना चाहती है, आत्मा ना किसी मज़हब का सहारा लेना चाहती है, ना संप्रदाय का सहारा लेना चाहती है, ना धर्म का। हम एक छोटा सा सूफिया ना कलाम आपको सुनाना चाहते हैं। या तो तेरे दीवाने हंसें या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंस सकता है कौन। ये सूफी है। और सूफी बोलता है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ये बोलता है। तो सूफी हमेशा किसी धर्म का अवलंबन नहीं करता है, किसी मजहब को नहीं ओढ़ता है, उसकी अपनी चादर होती है, अपनी मस्ती होती है, अपनी प्रसन्नता होती है। अगर ये भारतवर्ष में हजारों साल से सूफी को नहीं जोड़ना चाहिए। जब से भारत की संस्कृति प्रारंभ हुई है तो सूफियाना जो मिजाज है, सूफियाना जो स्वभाव है, लोगों के अंदर रहता है, दूसरों की सहायता करना। अब जैसे आपने हदीस का जिक्र किया, तो एक सूफी बहुत अच्छी मस्ती में कहता है, या तो तेरे दीवाने हंसें या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंस सकता कौन। वहीं पर कहता है कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायद के लिए कुछ कम ना थे करो मियां। तो उसको किसी का औहदा नहीं चाहिए, उसको किसी की प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर पॉलिटिकल भी व्यक्ति जो राजनीतिक हैं, अगर इसको अपना लें तो सहिष्णुता और ये जो जितने विवाद हो रहे हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि वाकई सहिष्णु हो सकते हैं राजनेता भी, लेकिन क्या ये जिस तरह से आपने ये कहा कि सूफिज्म को तो नेताओं की राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नेताओं को सूफिज्म की जरूरत है? जरूरत है। अगर वो इस स्वभाव को अपना लें कि हमें सूफी, वो उसको कहते हैं, अब सब सूफी सबसे आइए, इज्म शब्द हम हटाते हैं, इज्मवाद होता, भक्तिवाद फलाना। सूफी उसको कहते हैं जो सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, वास्तविक हो, जो किसी भी बात से किसी को। अब आप देखिए, जहाँ पर एक महिला सूफी थी, वो मक्का मदीना जाए, रास्ते में उसको कुछ जानवर मिले, उनको ही वो उसमें ही मस्त हो गई, उनको खिलाने में। लोगों ने कहा तुमको मक्का, बोले नहीं हमारा यही मक्का है। तो सूफी जो है वो ऐसे स्वभाव का आदमी होता है जो कि देश को, संस्कृति को, समाज को एक शांति में परिवर्तित कर देता है। जी, उर्मिलेश जी, काफ़ी अध्यात्म की बातें हो रही हैं और यहाँ राजनीति की भी चर्चा करने बैठे थे। शायद सूफिज्म जो है, सूफी मत जो है, शायद इसी का नाम है कि बाकी कुछ भूल जाएं हम कि क्या करना चाहते थे। मुझे ये बताइए कि फिलहाल राजनीति से जो गठजोड़ नज़र आ रहा है, कल्चर का, सूफिज्म का, भक्ति का, ये सबको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये नए दौर की राजनीति है जिसको ज़रूरत है कल्चर की, सूफिज्म की? देखिए, आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि मैं कोई बहुत कंट्रीब्यूट कितना करूँ, इतना शानदार इन्होंने बात कही है दोनों लोगों ने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर है, राजनीति अपना मिजाज खो बैठी है। राजनीति सिर्फ एक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी राजनीतिक संस्कृति को अगर आप देखिए तो मनुष्यता के जितने सुंदर पक्ष हैं वो सबको जैसे नोच लेना चाहती है। बहुत अच्छा। और धर्म, माफ़ कीजिएगा, जिसे आप धर्म कहते हैं, उसका जो डोमिनेंट चेहरा उभर कर सामने आया है, उसके जो मंसूबे हैं वो बेहद राजनीतिक हैं। बहुत। तो धर्म जब राजनीतिक मंसूबा अपना ले और राजनीति जब मनुष्य विहीन हो जाए,
जब उसे सिर्फ सत्ता दिखाई पड़े, जब सिर्फ उसे वोट दिखाई पड़े, उसे मनुष्य न दिखाई पड़े, जब उसे समाज न दिखाई पड़े, संस्कृति न दिखाई पड़े, तब राजनीति और धर्म सूफियाना जो मिजाज है उसे कहाँ टच कर पाएंगे। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी जो संकट है हमारे देश का, वो सांस्कृतिक संकट है। और मैं इस सांस्कृतिक संकट में राजनीतिक संकट देखता हूं, धार्मिक संकट देखता हूं, सांप्रदायिक संकट देखता हूं, वैचारिक संकट देखता हूं। मजहब का संकट। जी हाँ, ये सबका संकट है। और हमारे देश में धर्म के राजनीतिक मंसूबे आज से नहीं पल रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी कि धर्म का राजनीतिक मंसूबा सामने नहीं आना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल में जो डोमिनेंट फोर्सेस थी, जो लीड कर रही थी, वो इस खतरे से वाकिफ थी। आप अबुल कलाम आजाद को पढ़ लीजिए, आप पंडित नेहरू को पढ़ लीजिए, आप भगत सिंह को पढ़ लीजिए। भगत सिंह इतनी कम उम्र में फांसी की सजा उनको मिली, लेकिन माय गॉड इतनी कम उम्र में उस आदमी ने इतिहास, दर्शन और पूरे जीवन को जिस तरह समझा और पूरी दुनिया को जिस तरह समझा, वो अपनी पुस्तकों में, खासकर जो बाद में छपी उनकी किताबें एडिट होकर आई, अपने लेखों में उन्होंने रखा है। तो आज का जो राजनीति का चेहरा, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, वो भयावह है। सूफी संस्कृति से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है जैसे धर्म इस्तेमाल करना चाहती है संस्कृति की। एक तरफ विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन होता है, दूसरी तरफ ये सूफी जो सम्मेलन होता है। मैं दोनों की पहल को ये नहीं खारिज नहीं कर रहा हूं। सम्मेलन हुआ है, बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन मनुष्यता की तलाश कहां हो रही है? आप तो छोटे छोटे मामलों में उलझे हुए हैं। आप तो कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, आप तो न्यायालय की बातों को नहीं सुन रहे हैं। आप कैसी संस्कृति की बात कर रहे हैं, कैसी कल्चर को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं? आप धर्म और मजहब और संस्कृति तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। सैयद इरफान हबीब साहब, ये बताइए कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये उठ रही है कि ऐसे दौर में जहाँ की धार्मिक उन्माद है, धार्मिक असहनशीलता है या सामाजिक असहनशीलता है, दूसरे की पहचान की बुनियाद पर हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, राष्ट्रवाद का एक बहुत ही संकीर्ण जो परिभाषा है या संकीर्ण जो दायरा है वो तय हो रहा है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की बातें हो रही हैं, सूफी मत की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये आइडियाज़ आपस में क्लैश कर रहे हैं? क्या राजनीति इस्तेमाल कर रही है इसका? देखिए, बिल्कुल मैं उर्मिला जी से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ये पूरा खेल राजनीति है। इसमें ना सूफिज्म है, ना इसमें संस्कृति है, इसमें कुछ नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है। और सबसे ज़्यादा खतरा हमें राजनीति से है, धर्म से उतना खतरा नहीं है, राजनीति से खतरा है। क्योंकि राजनीति धर्म का प्रयोग करती है, इस्तेमाल करती है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और उसमें बहुत से खतरनाक खेल खेलती है। और हम उन खेलों से गुजरे हैं, और आगे क्या होगा इस सब का अंदाजा हमें आज के माहौल से लग रहा है। जो ये नैरो नेशनलिज्म है, जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है, जो स्लोगन्स में सीमित होकर रह गया है। और एक स्लोगन में आज 2 दिन से तो यह है कि जैसे भारत माता की जय एक राष्ट्रवाद का एक पैमाना है। तो ये सब नैरो जो नेशनलिज्म है, इसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। हमने उस समय बड़े खुलकर इन सब परिभाषाओं का इस्तेमाल किया था, जिसमें इंक्लूसिव था, जिसमें सब लोग शामिल थे, सब धर्म शामिल थे, बहुत सी विचारधाराएं शामिल थी। भगत सिंह का नाम अभी लिया, भगत सिंह की जो विचारधारा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैंने किताब लिखी आइडियोलॉजी पर भगत सिंह की, और जगह जगह जब मैं बोलता हूं तो लोग सिर्फ मार्टरडम की बात करते हैं, शहादत की बात करते हैं। ये कोई नहीं बात करता कि भगत सिंह ने जो हमें लेगेसी छोड़ी, विरासत छोड़ी, वो विचारों की विरासत थी, जिसमें धर्म पर लिखा है, जिस पर संस्कृति पर लिखा है, लैंग्वेजेस पर लिखा है। और उस नौजवान ने इतना कुछ लिखे छोड़ दिया विरासत में, और अब उसको पढ़ते भी नहीं। और 23 मार्च को सिर्फ माल्यार्पण करके भूल जाते हैं जी। तो ये हमारी एक जो संकीर्ण राष्ट्रवाद का जो उत्थान है, ये हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये डिवाइसिव है, ये एक दूसरे को लड़ाता है और जोड़ता नहीं है। जी, इससे पहले कि मैं भारत माता की जय की जो बात शुरू हुई, बिल्कुल, इससे पहले कि मैं था जी इरफान साहब, इससे पहले कि मैं फॉलोअप सवाल पूछूं, इस पे मैं ये भी समझना चाहती हूँ जरूर कि बड़े मैं एक सवाल मेरा सुन लीजिए आपके। ये जो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो या अहले हदीस सम्मेलन हो या आप सूफी सम्मेलन हो, इनमें जो हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पहुँच रही है। हम देखते हैं पूरा का पूरा कैबिनेट वहाँ पहुँच जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ पहुँचते हैं। क्या आप मकसद देखते हैं इनके पूरे ये जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं बड़े बड़े सम्मेलन, ये क्या मकसद है? देखिए, ये मकसद मैं आपको बताऊं, मेरा साफ कहना है, इन दोनों लोगों को
दोनों लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। ये अपने इंटरेस्ट में जाते हैं, देश के इंटरेस्ट में नहीं जाते, न देशवासियों के इंटरेस्ट में जाते हैं। जो धार्मिक और संस्कृति की बात करते हैं वो अपनी कल्चर को, जो उनका अपना सेल्फ डिफाइंड कल्चर है, जिससे हो सकता है मैं एग्री ना करूं, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए राजनीतिज्ञ लोगों का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिज्ञ इनका इस्तेमाल करते हैं। ये अपना खेल खेल रहे हैं। देश के बारे में न कोई सोच रहा है, न कल्चर वाला सोच रहा है, न राजनीति सोच रहा है। तो ये साफ निकल के आ रहा है। ये हम देखना नहीं चाहते हम कुछ लोग, लेकिन ये बहुत ही अपरेंट है, ठीक है, बहुत ही ब्लेटेंट है जी ना? जी बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोदी साहब ने जो कल बातें कही बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड आदर्श लिबरल जिनका मजाक बनाया जाता है, ये तो यही बातें कहते आ रहे हैं इतने साल से ना? आज प्रधानमंत्री ने बोला है, बहुत अच्छी बात है ना? बड़ा डेरिसिवली उनका इस्तेमाल किया जाता है आदर्श लिबरल, लेकिन ये आदर्श लिबरल तो यही बोल रहे हैं इतने साल से। नहीं, और क्या जमीन पे तो मैं वो ये कहता हूं कि भक्तगण जो है सुन रहे हैं ये बात, क्या उनके चाहने वाले सुन रहे हैं? वो पर्कुलेट होना चाहिए, वो पर्कुलेट होना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए। और दुख की बात यह है कि वो उन तक सीमित रह जाता है। उन्होंने 2 साल में बहुत सी अच्छी बातें बोली, बिल्कुल, लेकिन उस पर एक्शन कहां हुआ है? ठीक है। तो काउंटर जो फोर्सेस हैं वो तो अपनी जबान बोल रही हैं। जी जी, वापस आती हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर तो हफीजुल सूफिज्म का भी जी, उसमें कुछ नहीं होने वाला। जी वापस आती हूँ। हफीज साहब ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से इरफान हबीब साहब ने शुरुआती इस बात से की थी कि सूफिज्म जो है वो फिलहाल भारत में 21वीं सदी में हाशिए पर है, और जो वहाबी आइडियोलॉजी है जिसकी बार बार चर्चा होती रही है, क्या वजह रही कि सूफिज्म जो दरअसल आप कह रहे हैं कि भारत की आत्मा रही है पिछले 1000 साल का, अगर उदय देखें सूफिज्म का, कैसे वहाबिज्म जो है वो भारत के मध्य में फ़िलहाल नज़र आता है और सूफ़ी मत जो है और सूफिज्म जो है वो बहुत कम सुनने में आता है? देखिए, चूँकि सूफिया कराम की शुरू से जो पहचान रही वो ये रही कि वो दरबारों से, हुकूमतों से, सियासत से दूर रहे। बहुत अच्छा। और उनके पास हुकूमतें जाया करती थी। तो इस सम्मेलन के बाद भी आप ऐसा कह पाएंगे? बादशाह अकबर से लेकर, नहीं, इस सम्मेलन के बाद आप ऐसा कह पाएंगे? देखिए, ये दूसरा पस मंजर है, ये भी अपने आप में एक डिबेट का इशू है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि वो चीज़ अपना रेलेवेंस कम कर देती है जब वो दूसरी ताकतों की मोहताज हो जाती है। चाहे वो शमसुद्दीन अल्तमश रहे हों, देखिए वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, अपनी औलाद के लिए दुआ करने के लिए पैदल गया था अकबर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में। तो कहीं ना कहीं हुकूमतें उनके अंडर सुपरविज़न हुआ करती थी और उनके दरबार में जाया करती थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ख़ास तौर से तसव्वुफ़ के हाशिए पे आने का मतलब ये रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त जो एक तंजीम बनी, जमीयत उलमाए हिंद, और उसमें भी फ्रैक्शन हो गया था। उसका एक ग्रुप पाकिस्तान का हामी था, तो वो लोग जो पाकिस्तान चले गए वो जमीयत उलमाए इस्लाम कहलाई वहाँ पर, और जो हिंदुस्तान में रह गई वो जमीयत उलमाए हिंद कहलाई। तो हुकूमतों ने हमेशा ये सोचा कि शायद ट्रू नेशनलिस्ट सिर्फ इसी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हीं को एकोमोडेट किया, उन्हीं की बात सुनी, उन्हीं से मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू की। तो जो लोग खानकाहों में अपनी बैठे हुए थे वो खानकाहों में बैठे हुए अपने मदारिस चलाते रहे, और ये एक लंबा सिलसिला है। और जाहिर सी बात है कि आज तक ये पहली बार सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और एक आध इस तरह के प्रोग्राम हुए, वरना प्रोग्राम जितने भी होते थे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के होते हैं, मिली कौंसिल के होते हैं, जमीयत उलमाए हिंद के होते हैं। मैं उनके बारे में ना मैं किसी का हामी या किसी का एक का रुकन हूँ, किसी का भी। जहाँ रहा तसव्वुफ़ के हाशिए पे होने की बात, तो तसव्वुफ़ दिलों के एतबार से न कल हाशिए पे था, न आज हाशिए पे है, क्योंकि हम सूफिया से तो मोहब्बत करते हैं, औलिया से तो मोहब्बत करते हैं, उस किरदार से तो मोहब्बत करते हैं जो तालीमात उन्होंने छोड़ी हैं, इसलिए हम उनकी कब्रों पर जाते हैं। लेकिन उनकी कब्रों के ऊपर बैठे हुए बाज़ लोग ऐसे हैं जो खुद उनकी तालीमात के सही पैरोकार नहीं हैं। तो हमें किताब में जो चीज़ समझ में आती है उनका किरदार, वो कभी कभी वहां पर जाने के लिए जब देखने में नहीं मिलता, तो वहां भी एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। और आज जो हालात पूरी दुनिया के बन गए हैं, सूफीज्म जो है वो दरगाहों तक भी सिमट के रह गया है कि सूफी का मतलब सिर्फ दरगाह। तो ये ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप में जो इंसान बहुत ज्यादा टॉलरेंट होगा, जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाला। मैं रूमी का एक वन लाइनर इस सिलसिले में कहता हूँ कि रूमी का एक शेर है, तू बराए वसल करदन आमदी न बराए फसल करदन आमदी, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट नॉट टू मेक देम डिवाइड। आप पूरी दुनिया को, तो जो सूफी है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन लोगों को एड्रेस करता है। वो भेदभाव नहीं करता कि ये किस धर्म के मानने वाला है, किस जात का है, किस इलाके से आया, गरीब है कि अमीर है, बादशाह है कि फकीर है, उसकी नज़र में सब बराबर है। स्वामी जी बताइए फिलहाल कि ऐसा क्यों लगता है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कई दशकों में, कि जो धर्म का जो
जो अमन परस्त चेहरा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या दूसरे धर्म हो, वो लोगों को अपील नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो एक हिंसक चेहरा है, जो असहनशील चेहरा है, वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है? देखिए, उसमें कारण है कि जो हमारे धार्मिक, जिसको ये तथाकथित में, धर्म तो एक बहुत अलग चीज़ है। जो धार्मिक तथाकथित नेता हैं या जो ये साधु नहीं है, ये एक्चुअली में इनके अंदर अगर साधुता आ जाए तो साधुता उसको कहते हैं पर कार्यम साधनोति साधु। जो दूसरे के कार्य को करने के बाद अपने प्रणाम कराने तक की कामना न करे। अगर साधु अपने प्रशंसा के लिए, साधु अपनी ख्याति के लिए या उसके लिए काम करता, तो वो धर्म और अध्यात्म नहीं रह गया, बल्कि वो एक तरह से एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। इसलिए आप देखें कि धर्म में अब गुरु ग्रंथ साहब को ले लीजिए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कोई भी ग्रंथ के अलावा गुरु नहीं बनेगा, वहाँ कितने डेरा बन गए, कितने क्या हो गए, क्या होकर के। उसी तरह से एक सनातन धर्म में शंकराचार्य ने कहा था कि ऐसे ऐसे चलागा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन उसको न मान करके वो कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। तो ये जो गुरुडम चला है, ये उसी तरह से सूफी व्यक्ति किसी गुरुडम के, जो आज का टॉपिक आपका है, आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद में कहीं उलझ गया हाँ, है, उलझ गया, क्योंकि गुरुडम में उलझ गया है। तो उसने अपना एक, देखिए इतनी विश्व में इतनी फॉलोइंग, अगर आपकी 1 करोड़ की फॉलोइंग होगी तो पूरा विश्व तो नहीं बदल गया, लेकिन विश्व को जो प्रेम चाहिए था, जो सद्भाव चाहिए था, प्यार चाहिए था, एक दूसरे को लव एंड ईच अदर होना चाहिए था, एक दूसरे को प्यार करने की बात थी, वो हमारे जो मजहबी जुनून के लोग हैं, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, वो अपना मोटो सिद्ध करने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपसे एक चीज इसमें और जोड़ देना चाहती हूँ कि इसको राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे धर्म और राष्ट्रवाद का खेल कैसे समझते हैं? राष्ट्रवाद एक अलग चीज है, धर्मवाद भी मत कहिए। धर्म का मतलब होता है आचरण। अगर आप अपने घर में माँ बाप हैं, उनकी तो आप सेवा कर नहीं रहे, आप अपनी पत्नी को आदर दे नहीं रहे, आप अपने बच्चे को ठीक से बोल नहीं रहे, उनको संस्कार दे नहीं रहे, तो धर्म कहाँ हुआ? ये तो धर्मवाद हो गया, जो कि राष्ट्रवाद में चला गया। इसलिए धर्म को किसी राष्ट्रवाद और उसके 2 मिनट बचे। उर्मिला जी, जल्दी से आपसे ये समझ लेती हूँ कि ये बड़े स्तर पर, इतने लार्ज स्केल पर जो ये सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब तक ये चौथा इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। क्यों हो रहे हैं ये सम्मेलन? क्या अपील है इनकी राजनीति क्या है? देखिए, जो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उसी को दोहराऊंगा कि जो जिस तरह का धर्म का एक संस्थागत चेहरा सामने आया है, वो धर्म नहीं है। Correct. जो वाकई जो धर्म की क्लासिकल एक सोच या धारणा है, तो धर्म आज एक बड़े संस्थाओं के रूप में तब्दील हो गई है। उसके डेरे हैं, उसके खेमे हैं, उसके बड़े बड़े अखाड़े हैं, और जिस तरह मीडिया है, जिस तरह कारपोरेट है, उसी तरह धर्म के बड़े बड़े धंधेबाज हैं। और धर्म के ये जो डेरे हैं, जो धर्म के ये खेमे हैं, जो धर्म के जो बड़े अखाड़े हैं, ये पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करने का काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे मीडिया करता है, नेताओं के फेवर में जैसे कारपोरेट करता है। और नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है कि कैसे उनके पास, देखिए पहले मीडिया के बारे में मैं बताऊं बहुत दिलचस्प बात, कभी मैं सुनता नहीं था कि मीडिया मैनेजमेंट कमेटी पार्टियों की हो। अब मीडिया मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक वैसे ही डेरों के मैनेजमेंट की कमेटी है, धार्मिक नेताओं के मैनेजमेंट की कमेटी है। तो धर्म, मीडिया, कारपोरेट, ये 3 बड़े कंस्टिट्यूएंट बन गए हैं, घटक बन गए हैं सत्ता संरचना को नियंत्रित करने की होड़ में शामिल राजनीति के। इरफान हबीब साहब, ये बताइए, फिलहाल कहा जा रहा है कि सूफी सम्मेलन के बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार और देश के मुसलमानों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। क्या आप एक पुल बनता हुआ देख रहे हैं? क्या दूरी घट रही है? ये पुल बनना की पॉसिबिलिटी तो आप तब देखेंगे जब ये शब्दों से आगे बढ़कर एक्शन इस पर कुछ हो। ये बात जो हुई है वो पुल बनाने की कही जा सकती है, नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन उस पर एक्शन कुछ होता है कि नहीं होता है। और जो पूरा परिवार है, पूरा भारतीय जनता पार्टी है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो सब देखने की बात है। और अगर ये सिर्फ एक इवेंट बन के रह जाता है तो फिर कोई होप इसमें नजर नहीं आती। और मुझे तो यही लगता है कि ये जैसे बहुत से इवेंट हुए हैं, उसमें ये भी एक इवेंट है ना। एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ, उसके बाद एक सूफी फेस्टिवल हो गया। अब उसके बाद फॉलोअप क्या होना है, इसकी उम्मीद मुझे कम से कम फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक कि कुछ ग्राउंड लेवल पर कोई एक्शन नहीं होता है, और दुनिया में जो और देश में जो और लोग जो जबान बोल रहे हैं,
उस जबान में बदलाव नहीं आता है, ठीक है, तब तक कोई होप नहीं है। जी हाँ। आप ये कहने की ज़मीन पे बदलाव होता देखना चाहते हैं। हाफिज़ साहब ये बताइए कि कम से कम कोई गुडविल बनेगी क्या? वो जो पुल बनने की बात हाँ, हो रही है, जबान शायद हो बिल्कुल। सकता है पुल बहुत बड़ी बात हो, लेकिन क्या गुडविल बनेगी कोई? देखिए, बुनियादी एतबार से कल जो तकरीर वज़ीर आज़म हिंद ने की है, अगर वो अपने अल्फाज और अपनी तकरीर को अपनी पार्टी, अपने हुकूमत के अरकान, मेंबरान पार्लियामेंट, उन्हें खुद पता है कौन क्या बोलता है, जल्दी से, हाँ। तो अगर ईमानदारी से उसी को देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और सूफी में और लीडर में यही फ़र्क होता है कि सूफी जो कहता है वही करता है, और लीडर कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो अगर उनकी कल की तकरीर को ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि कोई नया मैं तो एक ही कहूँगा, सूफी वही है जो जिसको कहते हैं या तो तेरे दीवाने हंसें या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंस सकता है। चलिए उर्मिलेश जी जल्दी से बताइए, फिलहाल वाकई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्या? वाकई 2 साल गुजर जाने के बाद तकरीबन पहला इस तरह का मेजर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री गए हैं। नहीं देखिए, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो भी कुछ नया होगा समाज से उठेगा, राजनीति से मुझे बहुत ज़्यादा आशा नहीं है। यानी लीडर्स को लीड नहीं करना है, समाज जो है वो लीड कर रहा है। समाज कहीं न कहीं, क्योंकि समाज बदहाल है, समाज खुशहाली चाहता है। अभी खुशहाली की एक लिस्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के खुशहाल देशों की, उसमें भारत बहुत पीछे है, शायद 118वें नंबर पर है। हम एक ज़माने में खुशहाल देशों में शुमार किए जाते थे, खुशहाल समाजों में। तो हमें सोचना पड़ेगा कि खुशहाली का रास्ता क्या है। तो देखते हैं इस सम्मेलन से जो आवाज़ उठी है कि जिस तरह से एक पुल बनाने की बात हो रही है, बात हो रहा है कि किस तरह से जो लोग जो हिंसा फैला रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं उनको बेहतर बनाने के लिए, जीवन बेहतर बनाने के लिए शायद सूफीज़्म का इस्तेमाल किया जा सके या सूफी मत का इस्तेमाल हो सके। जो ऊपर से आवाज़ उठी है, हो सकता है नीचे ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते देर न लगे, ये उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।